नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। एक कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ, मतलब सेहत ही दौलत है। और अपनी सेहत को ही सहेज कर और संजो कर रखने का दिन है वर्ल्ड हेल्थ डे, जो हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार भी सेहत को लेकर जोर शोर से बातें जरूर हो रही है, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखा जाए और हेल्थ के मामले में हेल्थ इंश्योरेंस का कितना बड़ा इसमें रोल है, इस पर करने वाले हैं हम आज खास चर्चा। दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। सबसे पहले उनका परिचय करा देते हैं। मयंक बथवाल, एमडी एंड सीईओ, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस हमारे साथ हैं, और साथ ही अजीत गोस्वामी, हेड प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग, आईडीबीआई एसेट मैनेजमेंट। मयंक जी और साथ ही अजीत जी, दोनों का स्वागत हम करते हैं आज मनी गुरु की इस खास पेशकश में। चर्चा शुरू करें उससे पहले दर्शकों को बता दें आज हम शो में क्या क्या इन दोनों ही मेहमानों से डिस्कस करने वाले हैं। आज हम समझेंगे कोविड के बाद कैसे बदला हेल्थ इंश्योरेंस का बाजार, कितना हेल्थ इंश्योरेंस लेना है जरूरी, क्या है क्रिटिकल इलनेस प्लान, और साथ ही समझेंगे क्रिटिकल इलनेस प्लान स्टैंड अलोन लेना सही या फिर राइडर। तो चर्चा की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि इस साल का जो वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम है वो है आवर प्लैनेट आवर हेल्थ, मतलब हमारी धरती और हमारा स्वास्थ्य। और जाहिर तौर पर स्वस्थ रहने के लिए हमें खुद स्वस्थ रहना है, तो हमारी धरती को भी हमें स्वस्थ रखना जरूरी है। और वर्ल्ड हेल्थ डे का जो मकसद यही होता है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। लेकिन मयंक जी, सबसे पहले ये समझना जरूरी है, जब हम अपने सेहत की बात करते हैं, इसको एक दिन में सीमित रखना या समेटना शायद जायज नहीं होगा। और खास तौर पर अगर हम कोविड के बाद सेहत की बात करें या सेहत से जुड़े हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, उसमें लोगों में जागरूकता बहुत ज्यादा आई है। आपके एक्सपीरियंस, आपके अनुभव के हिसाब से पिछले 2 साल में हेल्थ इंश्योरेंस का बाजार कितना बदला है? धन्यवाद जी स्वाति मैम मयंक। मेरे को इस शो पे बुलाने के लिए और मेरे व्यूज शेयर में करने की मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है। कोविड टाइम में अनफॉर्चुनेटली मैं बोलूँगा, कोविड ऐसा एक इवेंट था जो कि हम कभी नहीं चाहेंगे फिर से आए, बट इसमें लोगों को ये हेल्थ इंश्योरेंस की जो वैल्यू के बारे में जो एक अवेयरनेस बढ़ी है, वो क्योंकि जब सबने देखा कि कोविड किसी को भी हो सकता था, हमारे परिवार में किसी को और पूरा का पूरा परिवार कई बार अनफॉर्चुनेटली कोविड से हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह के इवेंट्स वगैरह हुए, तो लोगों को ये समझ में आया कि हेल्थ इंश्योरेंस रहने से फाइनेंशियल जो एक डिफिकल्टी है, क्योंकि जो एक मेडिकल डिफिकल्टी थी, जो हेल्थ लोग परेशान थे बिकॉज उन्हें एक ये कोविड की प्रॉब्लम आई, वो तो थी अपनी जगह, लेकिन उसके साथ साथ में जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो बेयर करना पड़ रहा था, बिकॉज काफी महंगा ट्रीटमेंट था पूरे कोविड प्रोटोकॉल से, जो हॉस्पिटलाइजेशन का प्रोटोकॉल था उसके कारण, तो लोगों को लगा कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस रहे तो हमें एक कम से कम फाइनेंशियल डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। तो इसलिए काफी लोगों ने कोविड समय में और उसके बाद भी हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने की एक का डिसीजन लिया है। तभी आप देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों में हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, जो कि ऑलरेडी पहले अच्छी ग्रो कर रही थी, बट कोविड टाइम में ग्रोथ और बढ़ी है, खास करके रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस, जहाँ पे जो आप हमारे जो खरीदार हैं वो अपने लिए, खुद के लिए या अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदी है, तो जो ग्रोथ रेट है करीब करीब 35% के आसपास रही है पिछले 2 सालों में। तो और मैं ये चाहूंगा कि लोगों को ये ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू करे, बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ही जरूरी है हर एक भारतीय के लिए। बिल्कुल, और आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं मयंक जी कि ये सिर्फ कागजों में नहीं है, लोगों ने वाकई हेल्थ इंश्योरेंस की अहमियत को जाना है, चाहे वो एक महामारी के वजह से ही जाना हो, लेकिन कम से कम जागरूकता बढ़ी जरूर है। और जैसा मयंक जी कह रहे हैं कि उम्मीद करते हैं कि आगे ये जिंदगी का एक हिस्सा बने, मजबूरी ना बने। ऐसे में अजीत जी, आपसे ये जानना चाहते हैं हम कि जब हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं, पूरे फाइनेंशियल प्लानिंग में जब हम अपने पैसों का खाका तैयार कर रहे होते हैं, अपनी प्लानिंग कर रहे होते हैं, उसमें कहा जाता है कि कोई भी निवेश करने से पहले आप एक अच्छा सा इंश्योरेंस खरीदिए, हेल्थ इंश्योरेंस में पैसे डालिए, लाइफ इंश्योरेंस खरीदिए।
यहां पर समझ आती है कि हेल्थ इंश्योरेंस हम सबके लिए जरूरी क्यों है। जी अजीत जी। स्वाति जी, सर्वप्रथम शो में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम जो एसेट फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं उसमें इंश्योरेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये तो हम सब जानते हैं, क्यों इम्पॉर्टेंट है वो भी हम जानते हैं। बट इक्वली मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि हेल्थ इंश्योरेंस भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि इंश्योरेंस इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आज के डेट पे जिस हिसाब से खर्चे बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, उस बढ़ती हुई महंगाई में जो आज के डेट में गंभीर बीमारियां होती हैं और जानलेवा जो बीमारियां होती हैं, उसका जो खर्चा है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट आज से कई साल पहले 5 लाख रुपए में हुआ करता था, आज 10 लाख 15 लाख, जिस आप शहर में मान लीजिए बड़े शहर में, बॉम्बे जैसे शहर में या दिल्ली या अन्य महानगरों में, तो वहाँ कॉस्ट ऑफ जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, रूम रेंट काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो जो आपकी जमा पूंजी है, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा है तो वो जमा पूंजी आपको कहीं ना कहीं तो वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी। वो जमा पूंजी आपकी फिर हेल्थ इंश्योरेंस हॉस्पिटल के बिल में चली जाएगी। अगर आपने अच्छी तरीके से प्लानिंग कर रखी है तो वही चीज़ का जो आपको इस जो खर्चे हैं उनसे मुक्ति आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपको सही और प्रभावी ढंग से आपको दे सकता है। तो सबसे पहले आप जो हम कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में फाउंडेशन, तो आपकी जो फाउंडेशन होती है, सबसे पहले इंश्योरेंस जो आपकी फाउंडेशन होती है, और आपकी जो फाउंडेशन होती है दूसरी हेल्थ इंश्योरेंस आपकी फाउंडेशन होती है। मैं आपको एक बात यहाँ पर और आपको और सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, इनका उद्देश्य बिल्कुल भी लाभ कमाने का नहीं है। इनका उद्देश्य है आपकी सुरक्षा, आपका जो जमा पूंजी है उसकी सुरक्षा, बढ़ते हुए खर्चों से, और जो अनप्लान्ड आपके जो खर्चे आ चुके हैं, आ गए हैं आपके सामने, उससे आपको और आपके जो परिवार है उसको एक वित्तीय सुरक्षा देना। ये सबसे पहले हम हर किसी जगह यही प्लानिंग करते हैं कि हमें सुरक्षा का प्रावधान करना होता है, फिर हम बाद में निवेश और सब चीज़ों की प्लानिंग करते हैं। अजीत जी, बिल्कुल सही आपने बात यहाँ पर छेड़ी, और मयंक जी से मैं इसी बात पर आगे समझना चाहती हूँ कि पिछले 2 साल में खास तौर पर न सिर्फ लोगों में इंश्योरेंस लेने के प्रति जागरूकता बढ़ी, लेकिन कितना इंश्योरेंस होना चाहिए इसके बारे में लोगों ने सवाल भी पूछने शुरू किए। पहले ऐसा लगता था चलिए हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, अब हमारा काम पूरा हो गया। लेकिन जब लोग कोविड से परेशान हुए और पूरी फैमिली में जब कोविड आया और हॉस्पिटल के खर्चे बढ़े, या गंभीर बीमारियां जो क्रिटिकल इलनेस, जिससे अब लाइफस्टाइल डिजीजेज जो बढ़ती जा रही है, लोगों को मालूम चल रहा है कि शायद सिर्फ बेस पॉलिसी से काम नहीं चलेगा। सवाल हर कोई यही जानना चाहता है सर कि कितना हेल्थ इंश्योरेंस आजकल के टाइम के हिसाब से पर्याप्त है। बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने स्वाति जी, क्योंकि सबसे पहले तो ये मैं बोलना चाहूँगा कि कोई भी बीमारी की जो ट्रीटमेंट होती है उस पे हम अग्री करेंगे इस बात से कि हम कभी भी कोई भी अपने परिवार में अगर किसी को ये प्रॉब्लम हुई तो हम उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं बेस्ट ट्रीटमेंट दिलाने में, कि हम चाहेंगे कि हम सबसे अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाएँ, सबसे अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाएँ, अगर बाहर भी जाना पड़े तो वो करें, लेकिन हम ट्रीटमेंट बेस्ट दिलाएं। कोशिश हमारी, इनफैक्ट बहुत सारे लोग लोन लेके भी ये करते हैं अगर जरूरत पड़े तो, बिकॉज हर हर फैमिली मेंबर चाहेगा कि उसके जो बाकी जो सदस्य हैं वो अच्छे हेल्थ में रहे, उन्हें वापस अच्छे हेल्थ में ला सकें। तो इसके कारण जब हम बेस्ट ट्रीटमेंट दिलाना चाहते हैं तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो इंश्योरेंस है वो पूरी तरह राइट अमाउंट का हो। तो पहले कोविड के पहले मैंने देखा था कि 3-4 साल पहले तक कि ज़्यादातर लोग 3-4 लाख का इंश्योरेंस ले लेते थे और उन्हें लगता था कि हमने ले लिया है, काफ़ी है। सिमिलरली बहुत सारे लोग जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं उन्हें लगता था कि हमारे कॉर्पोरेट हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, कंपनी हमें प्रोवाइड कर रही है इंश्योरेंस 2-3-4 लाख का, बहुत अच्छा है। लेकिन कोविड समय में ये भी दिखाया कि अगर हम मान लीजिए पूरे पूरे परिवार के हर सदस्य अगर हॉस्पिटल में थे, जिसको कई सारे केसेस में ऐसे हुए हैं अनफॉर्चुनेटली, तो जो कॉस्ट है वो 10, 15, 20 लाख तक का कई कई बहुत सारे केसेस में गए हैं। तो लोगों को लगा कि नहीं, ये छोटे जो हम इंश्योरेंस लेके हमें लगता था कि सब कुछ ठीक है, वो सही नहीं है, डिसीजन है, क्योंकि अगर प्रोटेक्शन लेना है तो पूरी तरह से लेना चाहिए। और इसलिए जो टॉप अप प्रोडक्ट हैं, जैसे हमने 2 साल पहले ये 1 करोड़ का प्रोडक्ट लेके आया जिसमें बेस कवर और टॉप अप, तो काफी लोगों ने ये खरीदा, बिकॉज अगर आप प्राइस अच्छी सही प्राइस पे देंगे और लोगों की अगर अफोर्डेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं तो लोगों को लगा कि नहीं, अगर हम ज्यादा बड़ा इंश्योरेंस लेके रखें तो जो हमें पीस ऑफ माइंड जो मिलता है
वो पूरी तरीके से मिलता है, ना कि हमें लगा कि हाँ, अगर इससे ज़्यादा खर्चा हो तो क्या करें। तो उससे आप ये भी आपको रहती है कम्फर्ट कि भई अगर हमें बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए भी जाना है तो हम जा सकते हैं, क्योंकि हमारा इंश्योरेंस उसको कवर करता है पूरी तरीके से। तो बेस कवर भी मैंने देखा है कि अब इंस्टेड ऑफ 3-4 लाख अब लोग 5, 10, 15 लाख तक भी जा रहे हैं, और उसके ऊपर में टॉप अप कवर भी लेते हैं, जो कि आप 1-1 करोड़ तक की टोटल जो कवरेज प्रोवाइड करती है। तो वो काफ़ी लोगों ने ये प्रोडक्ट को खरीदा है, और लोगों को ये क्लियरली ये लगा है कि हमारी इंश्योरेंस केवल 2 प्रॉब्लम है इंडिया में, स्वाति जी। एक तो जो लोग इंश्योरेंस नहीं खरीदते हैं, और जो इंश्योरेंस खरीदते हैं वो अंडर इंश्योर्ड रहते हैं। तो अंडर इंश्योरेंस की प्रॉब्लम तो मेरे हिसाब से और बड़ी है, क्योंकि आपको लगता है कि इंश्योरेंस है और आप फंड भी नहीं अपने अलग करके रखते हैं। तो इसलिए जो जो 2 साल में हमने देखा है एक लार्जर सम अश्योर्ड की तरफ जो एक शिफ्ट हुआ है, वो मेरे हिसाब से सही दिशा में एक चेंज हुआ है। बिल्कुल। और अजीत जी, अगर हम एक टोटल हेल्थ इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन की भी बात करें, तो जो दायरा है अभी भी उतना नहीं है जितना होना चाहिए एक भारत जैसे विशाल देश के कंपैरिजन में। अब हेल्थ इंश्योरेंस का अगर दायरा बढ़ाना है तो हेल्थ इंश्योरेंस कितना आसान है खरीदना, उसको भी ट्रांसपेरेंट और करने की ज़रूरत है क्या? ये सबसे पहला सवाल ये है। दूसरा ये, किसी को अगर एक अच्छा हेल्थ प्लान चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास सामने बहुत सारी कंपनीज हैं जो बहुत सारे हेल्थ प्लान्स देती हैं अपने ग्राहकों को, तो हेल्थ इंश्योरेंस या अच्छा हेल्थ प्लान किसी को खरीदना है तो किन बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है? स्वाति जी, आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा है एक्चुअली। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो DIY, जो डू इट योरसेल्फ हम जो कहते हैं, कस्टमर्स के लिए हैं। दे कैन अप्रोच एनी, वो लोग किसी भी मतलब इंश्योरेंस कंपनी को की वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं, उस पे जाके इंश्योरेंस प्लान्स ले सकते हैं, और बहुत ही चीज़ें ट्रांसपेरेंट है। हमारे जो रेगुलेटर्स हैं इंडिया के अंदर बहुत ही सक्षम हैं, और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया इस कार्य में कि जो पॉलिसीज़ बनी हैं, जो ग्राहकों का जो सेटिस्फेक्शन रखा गया, जो उनकी सुरक्षा और उनके जो हितों का ध्यान रखा गया, बहुत ही अच्छा है। तो एक तो ये जो आपने पूछा कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, आज की डेट में ये व्यवस्था बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। रेगुलेटर्स बहुत सही समय पर अपने रेगुलेशंस लाते हैं जिससे फ़ायदा ग्राहकों को मिले। अब आपने जो बोला कि क्या क्या बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, तो मैं इसमें बोलूँगा कि आपको काफ़ी सारी बातें हैं जो जब आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं या कोई भी क्रिटिकल इलनेस प्लान भी आप लेना चाह रहे हैं, तो काफ़ी सारी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला तो जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि मुझे कितना बीमा का कवर चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप जो लेना चाहते हैं वो आप एक सुरक्षा लेना चाहते हैं। तो ये सुरक्षा हर एक व्यक्ति वाइज अलग अलग होगी। हर एक आदमी की एक एज अलग होती है, उसकी लाइफस्टाइल अलग होती है, उसकी इनकम लेवल्स अलग होते हैं। जैसे कोई अगर वृद्ध अवस्था में या रिटायरमेंट की एज से थोड़ा पहले 50s का है, तो जो उसकी जो बीमारियां होने की जो हम कहते हैं संभावना, वो काफ़ी अधिक है, तो उसको शायद अधिक कवरेज की ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू जो हम कहते हैं कि अगर एक 22 साल का या 25 साल का नवयुवक है उसके कंपैरिजन में। इसी तरह अगर हाई इनकम है तो उसकी जो हम कहते हैं जो लाइबिलिटीज़ हैं वो भी काफ़ी बड़े हैं, तो हमें उस हिसाब से उसको लाइबिलिटीज़ को कवर करने के लिए हमें शायद ज़्यादा कवरेज की ज़रूरत पड़ेगी। अगर किसी की लाइफस्टाइल, जैसे हमने बोला कि कोई धूम्रपान या शराब अद्य का करते हैं, सेवन करते हैं, तो उनकी जो बीमार पड़ने की संभावना ज़्यादा है, तो उनको एक बड़े कवरेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आप ये निर्धारित कीजिए कि आपको कितना कवर चाहिए, ठीक है। अमूमन इसमें एक शहर को भी हमें जोड़ना चाहिए, मेरा मानना है, क्योंकि क्या होता है कि आप जिस शहर में रह रहे हैं उधर जो हॉस्पिटल आप अगर मान लीजिए अहमदाबाद में रह रहे हैं, तो आप इमीडिएट जो अगर कोई हार्ट की कोई प्रॉब्लम हुई तो आपको अहमदाबाद में ही सबसे पहले तो आप ट्रीटमेंट कराएंगे, तो वहाँ की जो कॉस्ट है वो आप बियर कर सकते हैं, नहीं अफोर्डेबल है या नहीं, उतना राशि तो एटलीस्ट आपको जो गंभीर बीमारियाँ उसके हिसाब से आपको सोचनी चाहिए। हो सकता है वहाँ के लिए 10 लाख पर्याप्त है, लेकिन बॉम्बे जैसे बड़े शहर में 10 लाख का कवर शायद पर्याप्त नहीं रहेगा। यहाँ जैसे मैंने पहले भी बोला आपको कि यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग और कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस काफ़ी हाई है, तो एक शहर को भी हमें इसमें मापदंड में जोड़ना चाहिए। फिर हमें ये देखना है कि हमें कितनी तरह की बीमारियां हैं जो कवर करता है हमारा प्लान। जैसे अमुक प्लान्स हैं उसमें अमुक बीमारियां नहीं कवर हैं, तो आपको सबसे पहले वो देखना चाहिए क्या मेरा प्लान जो है वो ज़्यादातर बीमारियों को कवर कर रहा है या नहीं।
सेकंड, आपको ये सोचना चाहिए क्या मुझे ये पॉलिसी जो ले रहा हूँ मुझे स्टैंड अलोन पॉलिसी के रूप में चाहिए या मुझे एक राइडर के रूप में चाहिए। वो सबसे पहले आपको निर्धारित, अगर आपको बड़ा कवर चाहिए, विस्तृत कवर चाहिए, डिटेल गंभीर बीमारियों को कवर करना है, करीब 36-37 बीमारियों को, तो आपको स्टैंड अलोन पॉलिसी लेनी चाहिए बजाय कि एक राइडर की, जहाँ के राइडर में शायद आपको कॉस्ट का बेनिफिट मिलेगा लेकिन आपको कि ऐसे कुछ पैमाने हैं जिनको ध्यान में रखते हुए किसी को अपने लिए एक अच्छा हेल्थ प्लान लेना चाहिए। आप आसानी से ऑनलाइन प्रीमियम भी कंपेयर कर सकते हैं। क्लेम सेटलमेंट रेशियो आजकल हर एक साइट पर आसानी से उपलब्ध है, कौन सा जो कंपनी है कितनी जल्दी क्लेम को सेटल करती है। ये कुछ ऐसे पैमाने हैं जिनका अजीत जी ने भी जिक्र किया। सेहत ही दौलत है, इस पर चर्चा कर रहे हैं मयंक बथवाल हमारे साथ है, एमडी एंड सीईओ आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस, और अजीत गोस्वामी से बात करें, ये हैं हेड प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग IDBI एसेट मैनेजमेंट। WHO की रिपोर्ट का हवाला देते हैं और उसके मुताबिक भारत में दिल से जुड़ी समस्या हो गई या फिर कैंसर की बीमारी से ज्यादा लोग परेशान रहते हैं, मौत के कारण भी ज्यादा होते हैं। डायबिटीज एक बहुत बड़ा रीजन है, फेफड़ों की परेशानी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, दिल की बीमारी से लगभग 12% लोगों की मौत होती है, फेफड़ों की बीमारी लगभग 10% लोगों को अपने से जान जाती है, स्ट्रोक से 9% लोग गंवाते हैं अपनी जान। तो ऐसे में मयंक जी मतलब ये जो पूरी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं या जो कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिसका चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है हमारी लाइफ में, उसके लिए जो क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस है उसके क्या मायने हैं? स्वाति जी, अब पहली बात तो आपने सही कहा कि अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में, भारत में लाइफस्टाइल डिजीजेस की जो जिस तरह से बढ़ रही है उसको तो रोकना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब तक वो उस पर हम काम करें, इन द मीन टाइम हमें ये भी ज़रूरी है कि हम उसके लिए सूटेबल हमारे सही इंश्योरेंस भी हो। तो जो क्रिटिकल, दो तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट होते हैं मेनली। एक को हम इंडेमनिटी प्रोडक्ट कहते हैं, जहाँ पे जो एक्चुअल खर्चा हुआ उतना हम ग्राहकों को वापस पैसा मिलता है, रीइंबर्समेंट होता है। और दूसरा, जैसे आपने कहा, क्रिटिकल इलनेस, जो कि एक फिक्स्ड बेनिफिट, जहाँ पे एक लमसम अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है कोई भी एक बीमारी के होने पे, या उसमें अगर एडवांस स्टेजेस हो तो नेक्स्ट स्टेजेस पे मिलते हैं। तो क्रिटिकल इलनेस प्रोडक्ट ऐसा है जो कि कुछ लिस्टेड, मतलब उसमें हर प्रोडक्ट में अलग अलग बीमारियों की लिस्टिंग होती है कि भाई ये कुछ में 15, 20, 25, कहीं 60, मतलब अलग अलग नंबर ऑफ बीमारियां कवर होती हैं उसमें। वो होने पे एक फिक्स्ड अमाउंट कस्टमर को दिया जाता है। इसका मायने, रेलेवेंस ये है स्वाति जी, कि जो इंडेमनिटी प्रोडक्ट होता है वो एक्चुअल खर्चों को कवर करने में हेल्प करता है, जो कि अगर आपने 5 लाख का कवर लिया, अगर 5 लाख की कॉस्ट आई, आपको 5 लाख वापस मिल गया। लेकिन जब ये लाइफस्टाइल डिजीज होती है, मान लीजिए कैंसर अनफॉर्चुनेटली किसी को हो गया या कोई हृदय की बीमारी हो गई, तो एक हॉस्पिटल में जो खर्चा है वो तो है ही है, बट साथ साथ में आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस भी हो सकता है। आपकी जॉब कुछ दिनों के लिए मिस हो जाए, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप शायद आपके इनकम स्ट्रीम बंद हो जाए। तो बाकी जो फाइनेंशियल जो एक बर्डन आता है कोई भी ग्राहक या उसके परिवार पे, उसको कवर करने के लिए क्रिटिकल इलनेस का प्रोडक्ट लेना मेरे हिसाब से एक अच्छी डिसीजन को मैं बोलूंगा उसे, क्योंकि वो आपको उन खर्चों को कवर करती है जो कि फाइनेंशियल जो लॉस होता है आपको, अपार्ट फ्रॉम जो एक्चुअल मेडिकल खर्चों के अलावा। तो मेरा ऐसा हमेशा सजेशन, ये मेरी सलाह रहेगी ग्राहकों को कि एक बेस इंडेमनिटी प्रोडक्ट लें अच्छे सम एश्योर्ड की, और उसके ऊपर ये क्रिटिकल इलनेस प्रोडक्ट लें, क्योंकि कई बार हमें ये मालूम रहता है कि हमारे परिवार में जेनेटिक कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनके कारण हमें आगे उस तरह की बीमारियां होने की संभावना ज़्यादा है। तो इस तरह की थोड़ी प्रोटेक्शन अगर रहेगी तो ना केवल आपको एक्चुअल खर्चों की की तरफ से आपको चिंता मुक्त रहेंगे आप, पर आपको ये भी रहेगा कि हाँ, अगर मेरे कोई और फाइनेंशियल स्ट्रेस आया, मैं इनकम मेरी नहीं हो पा रही है उस समय में, या और कुछ मेरे खर्चे आ रहे हैं, वो भी मैं कवर कर सकता हूँ क्रिटिकल इलनेस पे। तो दोनों का होना बहुत अच्छा रहेगा, अच्छी प्लानिंग बोलूंगा मैं हर ग्राहक के लिए। क्रिटिकल इलनेस प्लान अभी समय को देखते हुए मयंक जी भी समझते हैं और मानते हैं कि एक क्रिटिकल इलनेस प्लान आपके हेल्थ पोर्टफोलियो में शामिल होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मेरे लिए क्रिटिकल इलनेस प्लान है, क्या मुझे लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए? इसे अजीत जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्रिटिकल इलनेस प्लान अगर किसी को लेना है तो किसी को क्यों लेना चाहिए? अगर कोई ऐसी फैमिली है जिसकी कोई ऐसा शख्स है जिसकी फैमिली में हार्ट डिजीज एक हिस्ट्री है, उसके लिए क्रिटिकल इलनेस प्लान लेना सही है, या मैं लेके रख लूं कि क्या पता मैं शहर में रहती हूं और
बहुत सारी बीमारियां इर्द गिर्द है, कभी भी कोई भी बीमारी जकड़ सकती है, वो एक थॉट प्रोसेस हो सकता है। तो स्वाति जी, आपने जैसा कहा कि हर एक, मेरे हिसाब से भी आपके और मेरे को भी यही, मेरा मानना भी यही है कि हर एक इंसान को एटलीस्ट क्रिटिकल इंश्योरेंस प्लान तो लेना ही चाहिए। क्योंकि आप एक इमेजिन करिए, एक सिचुएशन इमेजिन करिए कि कोई एक आदमी जो कि जिसको कि गंभीर और जानलेवा बीमारियां हो गई हैं, तो एक तो उसको जो होने वाला है, एक तो उन बीमारियों का ट्रीटमेंट पे उसको काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ेगा। सेकंड, उसकी जो आजीविका जो चल रही थी वो भी बंद हो जाएगी। तो दोनों सिचुएशन में उसको, उन दोनों सिचुएशन से उसको लड़ना पड़ेगा। तो इसके अलावा मैं ये बोल रहा हूँ कि तो इसलिए हर एक इंसान के पास क्रिटिकल इंश्योरेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। सेकंड, जहाँ जैसे आपने भी कहा, और तो ये मानना ज़रूरी है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है जहाँ आपने देखा है कि ऐसी गंभीर और जानलेवा बीमारियाँ किसी फैमिली मेम्बर्स को हुई थी, तो आपको लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इकलौते जैसे हम कहते हैं ना, आजीविका या आपकी कमाई पे ऊपर पूरा घर अगर निर्धारित है, तो भी आपको लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो आपकी एक फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए और आपकी, जैसे कहते हैं हम, पीस ऑफ माइंड, या जो आपके लिए एक जो लॉस ऑफ इनकम हो रहा है उसको कवर करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सेकंड, अगर आपकी एज 40 ईयर से ज़्यादा है तो भी मेरे हिसाब से आपको तुरंत एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान और एक क्रिटिकल इंश्योरेंस प्लान दोनों ही ले लेना चाहिए आपको। इसके अलावा अगर आपकी कोई, जैसे हमने बोला कि आज की डेट में जीवन शैली बहुत बदल रही है, हमारा खान पान सब बदल रहा है, तो अगर हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है तो भी हमें हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले लेना चाहिए। या हम ऐसे व्यवसाय में जहाँ की हाई प्रेशर है, जहाँ की काफ़ी स्ट्रेस रहता है, तो भी हमें हेल्थ प्रेशर, मतलब हाई प्रेशर जॉब कोई करता है, उसके अलावा 40 साल से ऊपर उम्र है, इकलौते कमाने वाले हैं, परिवार में गंभीर बीमारी की हिस्ट्री है, तो ये एक बड़े क्राइटेरिया हो सकते हैं क्रिटिकल इलनेस प्लान लेने के पीछे। अब मैं एक छोटा सा रिएक्शन मयंक जी आपसे लेना चाहूंगी पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी पर भी। हमें यह भी मालूम है कि हमारे देश में एक्सीडेंट से बहुत लोगों की मृत्यु होती है, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी को भी शामिल करना सही है? मेरा, अगर आप अपना पोर्टफोलियो को अगर आप पूरी तरीके से कंप्लीट रखना चाहते हैं स्वाति जी, तो लेना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे क्रिटिकल इलनेस है, कुछ और खर्चे होते हैं। पर्सनल एक्सीडेंट के केस में अगेन ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपकी जो इनकम स्ट्रीम है वो बंद हो सकती है, या आपका बिजनेस में लॉस हो सकता है। तो ये एक स्पेसिफिक इंसिडेंट का जो कॉस्ट है उसको कवर करता है। क्योंकि एक्सीडेंट अनफॉर्चुनेटली किसी को भी हो सकती है। अगर हम आज बाहर जा रहे हैं, हम गाड़ी में सफर कर रहे हैं, तो ये आइडियली होना चाहिए इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। मैं इसको नंबर 3 पे लेके मानूंगा। लेकिन ये अगर आपको अपना पूरा हेल्थ इंश्योरेंस का जो पोर्टफोलियो है, अगर उसको पूरी तरीके से आपको अगर पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो अगर आप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी लें, तो कोई भी एक्सीडेंट के केस में जो आपके खर्चे आते हैं, और ये अलग अलग तरीके पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसीज होते हैं जहाँ पे डिसेबलमेंट, टेम्परेरी डिसेबलमेंट, अगर मैं ज़्यादा तकनीकी उसमें नहीं जाऊँगा, लेकिन उसको अगर आप ठीक से स्टडी करके एक कोई सलाहकार से एडवाइस लेके इसको लें, तो आपका पोर्टफोलियो कंप्लीट होता है और पूरी तरीके से आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है। बिल्कुल। और अजीत जी, आखिरी सवाल आपसे होगा, संक्षिप्त में चाहेंगे जवाब दें। स्टैंड अलोन पॉलिसी क्रिटिकल इलनेस के लिए या फिर एक राइडर के तौर पर क्या सही रहता है? स्वाति जी, ये एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है और उसकी हेल्थ कंडीशंस पे निर्भर करता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर उसको ज़्यादा कवरेज चाहिए तो स्टैंड अलोन लेना चाहिए, और उसको अगर सीमित कवरेज चाहिए और उसको कॉस्ट भी बचानी है, अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा रखनी है, तो उसको एक राइडर के रूप में जाना चाहिए। क्योंकि जो आपकी स्टैंड अलोन पॉलिसी है उसमें काफ़ी बड़ी लिस्ट है, करीब अमुक कंपनियाँ 37 जानलेवा और गंभीर बीमारियों को उसमें कवर करते हैं, जबकि राइडर में थोड़ा सीमित दायरा होता है। तो मेरे हिसाब से ये सारे फैक्टर्स को देख के एक इंसान को अपनी हेल्थ कंडीशंस और उसकी जो रिक्वायरमेंट है एट प्रेजेंट, उसको देख के दोनों में से एक चुनाव करना चाहिए। जी, तो सेहत का ख्याल रखने के साथ साथ सेहत का सुरक्षा चक्र बनाना भी जरूरी है, और उसमें काम आता है एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। उसी पर चर्चा करने के लिए मयंक जी आपका और अजीत जी आपका बहुत धन्यवाद करेंगे मनी गुरु में आज हमारे साथ शामिल होने के लिए।